तो जैसा कि आप लोग अवेयर होंगे, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत है उसके जो अभिलेख सब टॉपिक है उस पर चर्चा की गई थी और इसको आप लोगों को शेयर भी किया गया था। अभिलेख के बारे में पुरातात्विक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो तीन मुख्य स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री वृत्तांत, उसमें से पिछले क्लास में अभिलेख पर चर्चा हुई थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला एवं अवशेष। शेष जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पांच सब टॉपिक जो अब बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, ये सब जो है सब हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, अभिलेख वगैरह है। फिर सरकारी उस अभिलेख को भी मैंने तीन भागों में बांटा था: सरकारी अभिलेख, निजी अभिलेख और विदेशों से प्राप्त अभिलेख। इस यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब हम लोग आएंगे पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो एक और मुख्य स्रोत है, वह है सिक्के। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सिक्के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम करते हैं। और भारत के कुछ तो ऐसे राज्य हैं, राजे महाराजे या कहें राजवंश हैं, जिनकी जानकारी मात्र उनके सिक्के से ही मिलती है। अगर सिक्का उनका नहीं मिलता तो उनका इतिहास में कहीं नामो निशान भी नहीं रहता। तो बहुत सारे सिक्के ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे जो उस समय के राजवंशों की जानकारी देते हैं। और सिक्के भी एक तरह के नहीं है, सिक्कों को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। खास करके एक जैसे आहत सिक्के हैं, सिक्कों में भी कैटेगराइज है अलग अलग। आहत सिक्के उसे कहते हैं जिन पर केवल चित्र रहता है, उसको आहत सिक्के कहते हैं। कोई लेख नहीं मिले उस पर लिखा हुआ। तो जिन सिक्कों पर लेख नहीं लिखा रहता है, कोई भी वर्ण उत्कीर्ण नहीं रहता है, वैसे सिक्कों को हम लोग कहते हैं आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, अंग्रेजी में पंचमार्क सिक्के। तो जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये जो जो है सिक्के हैं, ये भी एक सिक्का ही है प्राचीन काल के। इसमें केवल चित्र है, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा चित्र। ये सब चित्र केवल है, इसमें इसमें कोई लेख नहीं है, कोई लिखा हुआ चीज नहीं है, कोई सामग्री नहीं है लिखा हुआ। इसलिए इन सिक्कों को हम कहेंगे पंचमार्क कॉइन्स या हिंदी में आहत सिक्के। इनसे भी बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। जो चित्र छपा हुआ है, उस चित्र का विश्लेषण करके इतिहासकार उस समय के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो पंचमार्क सिक्के भी हमारे इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर जैसे कहता है कि जब भारत में प्राचीन काल में करीब ईसवी शताब्दी शुरू हो रही थी, मौर्योत्तर काल के बाद हिंद यूनानी शासक आए भारत में। मौर्य साम्राज्य बिखरने के बाद बहुत सारे यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, सिथियन आए, कुषाण आए। ये सब बहुत सारे हिंद यूनानी शासक बाहर से दक्षिणांत साइड से भारत में प्रवेश किए और उन लोगों ने भारत में आकर के लेख युक्त सिक्के प्रसारित किए। और लेख युक्त सिक्के प्रसारित होने के कारण इतिहास पर थोड़ा ज्यादा प्रकाश पड़ता है। उसमें क्या लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, किसने लिखवाया, सब जो उत्कीर्ण रहता है। तो उसको पढ़ने से लेखित युक्त सिक्के से कुछ इतिहास पर पंचमार्क सिक्कों की अपेक्षा ज्यादा प्रकाश पड़ता है। और जब हिंद यूनानी शासक भारत में आए तो भारतीय शासक भी उन लोगों के देखा देखी लेख युक्त सिक्के प्रसारित करने शुरू कर दिए। इस तरह से भारत में लेख युक्त सिक्के प्रसारित करने का श्रेय हिंद यूनानी शासकों को जाता है। और उसका फिर देखा देखी फॉलो भारतीय शासकों ने भी किया। और अभी तो देखते हैं आप, अभी भी जो सिक्के हैं भारत में उस पर लिखे रहते हैं, कुछ न कुछ लिखा रहता है। तो अभी तक कंटिन्यूअस है। और जब केवल सिक्कों का जब तक इतिहास रहेगा, कुछ लेख लेख उसमें रहेगा ही, कुछ न कुछ रहता ही लिखा हुआ। जैसे जो तीसरा पॉइंट है, आप देखेंगे यहाँ पे, देख रहे होंगे कि पंचाल के मित्र शासकों, मालवा, योधे, जो ये सब गणराज्य थे, प्राचीन भारत के गणराज्य। वहां राजतंत्र नहीं था, गणतंत्र था। जैसे आज हम लोग राजा का चुनाव करते हैं, उस समय भी इन इन शासकों का चुनाव होता था। और इन जो गणराज्य थे,
चाहे मालवा हो या योधे हो या मित्र शासक हो जो पंचाल प्रदेश में थे, इन सभी कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है। और इनका पूरा का पूरा इतिहास यदि एक जानना है तो सिक्का ही आधार बना है, और इनके द्वारा प्रसारित सिक्कों के आधार पर ही इन गणराज्यों की अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है, और इनके इतिहास को लिखने में इतिहासकार सफल हुए हैं, और यह सिक्का ही आधार बना है। इस तरह से सिक्का जो होते हैं वह इतिहास के, प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और ये कहता है कि सिक्कों के बनावट, है ना, सिक्कों के बनावट, आकार प्रकार, उत्कीर्ण लेख, चित्रों और उनके प्राप्ति स्थान से कई ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती है। जैसे आप देखें ये जो दो सिक्के हैं, ये समुद्रगुप्त के सिक्के हैं, इस कुछ लेख लिखा हुआ है, उसके आधार पर जो क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर इतिहास को जानने की कोशिश की जाती है। और साथ ही साथ उसका आकार प्रकार कैसा है, किस धातु का बना हुआ है, और धातु में भी मिलावट है या नहीं है। यदि शुद्ध सोने का सिक्का है तो यह अनुमान लगाते हैं इतिहासकार उस समय के राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी थी। यदि उसमें ज्यादा खोट पाया जाता है, मिलावट पाई जाती है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कुछ खराब हो रही थी। तो इस तरह से सिक्कों के आकार प्रकार बनावट के आधार पर भी इतिहास को जानने की कोशिश की जाती है। उसमें कुछ चित्र उत्कीर्ण होते हैं, तो उस चित्र के आधार पर भी इतिहास को जाना जाता है। जैसे यहाँ पर एक समुद्रगुप्त का चित्र है और इसके हाथ में बीना है, देखो बीना लिए हुए है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समुद्रगुप्त बीना वादन में भी प्रवीण था, बीना वादन का वह शौकीन था, इसीलिए तो अपने सिक्कों पर अपना चित्र छपवाया, उसमें बीना बजाते हुए उस चित्र को उत्कीर्ण किया गया है। तो इस तरह से सिक्कों से कई तरह की जानकारियां मिलती है इतिहास के बारे में। यह एक मेरा महत्वपूर्ण स्रोत होता है सिक्का भी। उसी तरह से हम देखें स्मारक और भवन। स्मारक और भवन जो है वह भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और जो स्मारक बनते हैं उसकी कुछ शैलियां होती है, खास करके भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में मुख्यतः स्थापत्य कला का 3 शैलियां हैं। मंदिर निर्माण कला या स्थापत्य कला कहो, उसके 3 शैलियां हैं। उसको कहते हैं नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। यहाँ उत्कीर्ण भी है, नागर शैली, बेसर, द्रविड़ शैली। नागर शैली जो है, जो स्थापत्य कला का नागर शैली, वह उत्तर भारत में प्रचलित है। उत्तर भारत के जितने भी भवन बने हुए हैं या मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी, वो नागर शैली में बने हुए हैं, उनकी एक बनावट की एक अलग शैली है। उसी तरह से मध्य भारत में जो स्थापत्य कला की जो शैलियां हैं वह बेसर शैली कहलाती है। और सुदूर दक्षिण में जो स्थापत्य कला की जो शैली है, एक मंदिर बनाने का या भवन बनाने का एक खास उसका एक टेक्निक है, उसका एक खास बनावट है, तो यह सुदूर दक्षिण वाले स्थापत्य कला को हम लोग द्रविड़ शैली कहते हैं। उत्तर वाले को नागर, दक्षिण वाले को द्रविड़, द्रविड़ प्रदेश में था, दक्षिण में तमिलनाडु द्रविड़ जाती रहती है, तो नीचे नीचे सबसे दक्षिण में द्रविड़, उत्तर में नागर, और बीच में मिलकर के बेसर। तो बेसर शैली जो है बीच में, उसमें दोनों का प्रभाव है, वह एक शुद्ध शैली नहीं है, उसमें नागर शैली का भी मिश्रण है और द्रविड़ शैली का भी मिश्रण है, जो बीच में पड़ता था। तो बीच वाले जो कारीगर हैं, उत्तर वाले शैली भी कुछ सीख लिए, कुछ दक्षिण वाले भी सीख लिए, दोनों को मिला जुला रूप मिलता है हमें मध्य भारत में। जैसे उड़ीसा वगैरह में देखेंगे तो वो बेसर शैली में है। तो उत्तर उत्तर भारत का नागर शैली और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली का मिला जुला मिश्रण को बेसर शैली कहते हैं। तो इससे वास्तुकला जो है से, बनावट से और उसके आकार प्रकार से बहुत कुछ हम लोग इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ उस समय जो स्मारक और भवन है उससे धार्मिक विश्वास की भी जानकारी मिलती है। जैसे जिस क्षेत्र में यदि ब्राह्मण धर्म के मंदिर बने हुए हैं तो हम यह मानेंगे कि उस क्षेत्र के लोग ब्राह्मण धर्म को मानते थे। यदि बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्मारक है तो कहीं उस क्षेत्र के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, जैन धर्म का है तो जैन धर्म से। तो इस तरह से धार्मिक विश्वासों के बारे में भी जानकारी हमें स्मारक और भवन से प्राप्त होती है। और साथ ही साथ जैसे भारत, भारतीय उपमहाद्वीप का सांस्कृतिक प्रसार हुआ था, सांस्कृतिक प्रसार एशिया के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, तो भारतीय सभ्यता संस्कृति कहां कहां तक पहुंची, इसकी जानकारी हमें स्मारक और भवन से मिलती है।
जैसे जावा का बोरोबुदुर मंदिर, जावा का बोरोबुदुर मंदिर है ना, ये बोरोबुदुर मंदिर है। जावा, जावा कहाँ है? इंडोनेशिया में। जैसे अंकोर वाट, तो जावा में जो मंदिर है, अंकोर वाट में जो बौद्ध स्तूप है, तो इससे यह पता चलता है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, धर्म भारत के जो भौगोलिक सीमा है उससे बाहर भी प्रसारित हुआ था। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को मानने वाला देश था, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया अधिकतर लोग। जैसे कंबोडिया, कंबोडिया में भी प्रसारित हुआ था। और चीन में तो है ही, चीन चीन जान रहे हैं कि चीन में बौद्ध धर्म है, जापान में है, थाईलैंड, मलेशिया, सब में है बौद्ध धर्म का भी प्रसार उधर हुआ। कोरिया। तो भारतीय सभ्यता संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली उसकी जानकारी स्मारक भवन से मिलती है, जो प्राचीन काल के स्मारक भवन यदि बने हुए हैं, वैष्णव धर्म का हो या बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का, यदि वहां पर मंदिर बने हुए प्राचीन काल का, तो हमें अनुमान लगाते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति वहां तक पहुंची थी। तो यह हमारे सांस्कृतिक प्रसार की भी जानकारी देते हैं स्मारक और भवन। अब नेक्स्ट जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत एक और सब टॉपिक, वह है मूर्तियां। मूर्तियों से भी हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में। जैसे मूर्ति कला की बनावट भी अलग अलग होती है, जैसे गंधार कला, मथुरा कला, है ना, कला, मूर्ति बनावट अलग अलग कलाओं में होती है। तो जो कला विकसित हुआ, वह किस क्षेत्र में कौन सा कला विकसित हुआ, किसने विकसित किया, इस सब के बारे में प्रसारित, जैसे कि हम लोग कहते हैं गंधार कला। गंधार कला जो अफगानिस्तान वगैरह में बहुत प्रचलित था, उत्तर पश्चिम भारत में। तो वह उस गंधार कला पर यूनानी प्रभाव दिखता है। यूनानी लोग आए थे, तो उनका बुद्ध की मूर्ति बनाए तो यूनानी प्रभाव में बनाए। लेकिन मथुरा कला जो है शुद्ध भारतीय कला के रूप में आता है, और वह भारतीय छाप लिए हुए है। तो किस क्षेत्र में किस तरह की मूर्तियां बनी है, उससे भी धार्मिक विश्वास और मूर्ति कला के विकास पर भी प्रकाश पड़ता है। और मान लीजिए बुद्ध की मूर्ति बना हुआ है, तो मानेंगे कि उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म था। जैन की मूर्ति बनी है, जैन धर्म से रिलेटेड, तो जैन धर्म था। और ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है तो ब्राह्मण धर्म। तो मूर्तियों के बनावट, आकार, प्रकार, उसके किसकी मूर्तियां हैं, इन सभी से इतिहास पर काफी प्रकाश पड़ता है। तो ये भी हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के एक मुख्य स्रोत है। जैसे कहता है कि भरहुत, बोध गया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण के जीवन की अति सजीव झांकियां प्राप्त होती है। जो भरूच है या बोध गया है या अमरावती या सांची है, उसमें जो स्तूप बने हुए हैं, उसमें रेलिंग, जो बाउंड्री है या रेलिंग है, उसमें जन जीवन की झांकियां हैं, मतलब उसकी सामान्य जीवन की जो गतिविधियां हैं वह चित्रों में उत्कीर्ण है। अब सामान्य जनजीवन की जो गतिविधियां हैं चित्रों में उत्कीर्ण है, तो उस समय का समाज कैसा था, कैसे रीति रिवाज थे, उससे मूर्तियों से भी जानकारी मिलती है। जैसे कोई अगर अंदर बजा रहा है या कोई जुलूस निकाल रहा है, तो जुलूस प्रोसेशन कैसे होता था, वो मूर्ति में उत्कीर्ण है तो उसमें पता चलेगा। उसमें अगर मूर्ति में अगर कुछ जन जीवन सामान्य लोगों की उसमें मूर्तियां अगर हैं, चित्र बने हुए हैं, मूर्तियां बेचने में लगे हुए हैं, तो उससे बहुत कुछ जगह मिलती है। कुछ कैसे कैसे पहनावा था, कौन से कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी बालों की बनावट कैसी थी, और कैसे बाल बांधते थे, कैसे श्रृंगार प्रसाधन करते थे। चूंकि अब श्रृंगार प्रसाधन में भी होगा ना कि नाक में कुछ लगाया, कान में कुछ लगाया, गले में कुछ पहने हुए, मूर्ति में भी दिखेगा। तो कौन कौन से आभूषण लोग पहनते थे, तो इस सभी की जानकारी हमें मूर्तियों से मिल जाती है प्राचीन भारत के लिए। इसीलिए मूर्तियां भी एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हमारे एक महत्वपूर्ण स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास। इसी प्रकार से जो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत एक और सब टॉपिक है, वह चित्रकला। चित्रकला पुरातात्विक स्रोत ही है, और इससे भी हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, काफी जानकारी मिलती है चित्रकला से। और चित्रकला में क्या छापा जाता है, चित्रकला में देखते हैं अभी भी जो देखते हैं वो चित्र बनाया जाता है, जो सामान्य लोग हैं जैसे रहते हैं उसी को चित्र बनाया जाता है। तो चित्रकला को देख करके हम तत्कालीन समाज और उसकी बनावट और उसके हायरार्की और सब कुछ की बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है चित्रों से। जैसे यहाँ देखिए आप, अजंता और एलोरा
कि जो गुफाओं में जो चित्र हैं वह तो कालजयी चित्र है, विश्व प्रसिद्ध चित्र है। और उन चित्रों को देख करके उस समय के लोगों के विचार, उस समय लोगों के पहनावे, उस समय लोगों के संगठन, इस सब के बारे में कैसे लोग अपने कोई प्रोफेशन करते थे, इन सभी के बारे में जानकारियां चित्रों से, जिस चीज का चित्र बना होगा। जैसे अजंता के चित्र में जो है सो एक कहा जाता है कि उसमें मनोभाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है, मनोभाव की। मतलब चित्र देखने से यह पता चल जाता है कि वह मन में क्या सोच रहा है। जब चित्र देखने में वो बोलेगा नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन चित्र देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वह उसके मन में क्या चल रहा है। वो चित्र ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इसीलिए वह कालजयी रचना है अजंता के चित्र जो है। जैसे अजंता के गुफाओं में जो माता और शिशु का चित्र है, यह मरणासन राजकुमारी का चित्र है, यह अजंता का चित्र है, अजंता गुफाओं से लिया गया यह चित्र। तो ये सब जो माता और शिशु का चित्र है, मरणासन राजकुमारी का चित्र है, उससे एकदम सजीव, यह चित्र सजीव है। वो बोलते हैं ना चित्र बोलता है, तो वह चित्र देख करके बोलता है वो क्या क्या कहना चाहता है, चित्र देखने से पता चल जाता है। तो ऐसे चित्रों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जो लास्ट सब टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत, वह है अवशेष। जो प्राचीन काल में मानव ने अपने दैनिक जीवन में जो जिन जिन चीजों का उपयोग किया, चाहे भवन हो या बर्तन हो या चक्का, अनाज कूटने पीसने वाला चक्की हो, जो भी उन्होंने उपयोग किया प्राचीन काल में, चाहे पत्थर के औजार हो या हड्डी के औजार हो, कुछ भी तांबे लोहे का जो भी उन्होंने उपयोग किया, और जो जब वो खत्म हो गए, वे विनिष्ट हो गए, तो उनके अवशेष तो रहेंगे ही रहेंगे। तो उन अवशेषों को जांच परख करके भी हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तो अवशेष ही है, अवशेष के ही उसको अध्ययन करके इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का पूरा इतिहास लिखा। तो इसलिए अवशेष भी हमारे एक प्राचीन भारतीय के महत्वपूर्ण स्रोत है। पता है कि बस्तियों के अवशेष से प्रागैतिहास और आदि इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैसे प्रागैतिहास, प्रागैतिहास किसे कहते हैं? तो इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती, उसे प्रागैतिहास कहते हैं। और आदि इतिहास, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें लिखित सामग्री तो मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता में चित्राक्षर लिपि थी और उस चित्राक्षर लिपि को अभी तक सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा गया है। तो इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें लिखित सामग्री तो मिले लेकिन पढ़ा नहीं जा सका हो, तो वैसे इतिहास कालखंड को हम लोग आदि इतिहास के अंतर्गत रखते हैं। तो प्रागैतिहास जिसमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिलता हो, आदि इतिहास लिखित सामग्री मिलता हो लेकिन उसको पढ़ नहीं सके, तो वैसे कालखंड के इतिहास को जानने के लिए अवशेष सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में है। उसी को अध्ययन करके हम लोग इतिहास लिखते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता या नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, प्रापाषाण काल का जो इतिहास है वो अवशेष पर ही तो लिखे हैं, बाकी कोई स्रोत है नहीं उस समय का। उसी तरह से महाभारत युद्ध हुई थी भारत में, तो बीबी लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई करवाई और उस खुदाई में जो अवशेष निकले, उससे बीबी लाल ने यह अनुमान लगाया कि महाभारत युद्ध जो हुआ था भारत में, वह 900 ईसा पूर्व में लगभग हुआ होगा। उस अवशेष के अध्ययन करके उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला। तो अवशेष भी हमारे स्रोत हुए, महत्वपूर्ण स्रोत। और कहता है कि पुरातात्विक साक्ष्य का साहित्यिक साक्ष्य से तर्क संगत विश्लेषण कर इतिहास का सही चित्र प्रस्तुत करने में सहायता मिलती है। अब कोई पुरातात्विक स्रोत हमको मिल गया और कोई साहित्यिक स्रोत भी है प्राचीन भारत का, दोनों मिलाएंगे, पुरातात्विक स्रोत क्या कह रहा है और ये क्या कह रहा है, साहित्यिक स्रोत क्या कह रहा है, दोनों में जो समानता होगी उसी पर आधार पर हम इतिहास को लिखेंगे, इतिहास को सटीक बनेगा। क्योंकि पुरातात्विक चीजों का हम विश्लेषण करेंगे, चित्रकला हो, अवशेष हो, मूर्तियां हो या अभिलेख हो, सिक्के हो, उसका विश्लेषण करेंगे तो हो सकता है कुछ गलत अनुमान भी हमारा हो जाए, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य भी उसका आदि है उस समय का, तो दोनों में मिलाएंगे और दोनों में जो जो मिलेगा वो बोलेंगे एकदम करेक्ट है, क्योंकि साहित्यिक साक्ष्य में मिल रहा है और पुरातात्विक साक्ष्य में मिल रहा है। यदि विदेशी यात्रियों के वृत्तांत में मिल जाता है तो और सटीकता आ जाएगी। तो इस तरह से अवशेषों का साहित्यिक स्रोतों से और विदेशी यात्री वृत्तांत से तालमेल करके हम प्राचीन भारतीय इतिहास का सही चित्र प्रस्तुत करने में सफल होते हैं और इससे हमें काफी सहायता मिलती है अवशेषों से भी।
तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा। अब अगले टॉपिक में हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम लोगों ने जो टॉपिक चर्चा की उसका सार हम एक बार फिर से रख देना चाहेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के मुख्य तीन स्रोत हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी आत्मकथा। उसमें पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत पहला अभिलेख, अभिलेख के बारे में हम चर्चा की। अभिलेख को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा: राजकीय अभिलेख, निजी अभिलेख और विदेशों से प्राप्त अभिलेख। उससे सिक्के, आहत सिक्के और जो लेख वाले युक्त सिक्के, फिर स्मारक और भवन हो गए, उससे मूर्तियां हैं, चित्रकला है, अवशेष है। यह छह जो सब टॉपिक है, यह तात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए। और इन छह सब टॉपिक पर एक एक करके हम लोगों ने चर्चा की 2 क्लासों में। आज हम इस क्लास को यहीं पर विराम देंगे और अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में भी 2 स्रोत हैं: धार्मिक और धर्मेतर साहित्य, फिर ब्राह्मण, बौद्ध, जैन। इस पर हम लोग डिटेल्स चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और धन्यवाद के साथ आज की कक्षा को हम